सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए जो हम क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चला रहे हैं उसमें आज हमारा ये पार्ट 3 है। तो हम आगे का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से इसमें सत्यापनकर्ता सत्यापन के लिए मना कर सकता है यदि उसे पता चलता है कि दस्तावेज में विवरण बदले गए हैं, यदि प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी प्रस्तुत किया जाता है तो वो जो है ओरिजिनल देखेगा, तो इसलिए इसमें पहला और दूसरा सही है। अगला है पीओआई के लिए निवासी के नाम युक्त एक दस्तावेज की आवश्यकता है। मोबाइल नंबर, घर का पता, ईमेल। पीओआई के लिए फ़ोटो की आवश्यकता होती है जिसमें फ़ोटो युक्त आईडी हो उसकी। एक निवासी ने आधार नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया। पीओआई में निवासी का नाम चंद्र प्रकाश प्रसाद है जबकि पीओए में यह चंद्रशेखर है, तो आप इस तरह के एक मामले में क्या करेंगे? तो इस तरह के जिसमें नाम अलग अलग होते हैं उसे हम अस्वीकार कर देंगे, क्योंकि क्या पता वो दूसरे व्यक्ति की आईडी हो। यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दो दस्तावेजी प्रमाण में एक ही नाम में भिन्नता है तो आप इस मामले में क्या करेंगे? पीओ दस्तावेज में दर्ज नाम को दर्ज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर को ऑपरेटर की भूमिका लेने से पहले निम्न में से क्या करना चाहिए? तो इसमें दूसरे वाला सही है। प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन पर अपडेट और प्रमाणित प्रशिक्षण सामग्री पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करे कि नामांकन केंद्र के कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क ना लें। तो इसमें पहला वाला सही है, यानी कि ये सत्य है। उपक्रमों बैंकों सहित कोई भी सेवारत सेवानिवृत्त अधिकारी दोनों में से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रुप सी के रैंक से नीचे नहीं को ही प्रमाणिक रूप से तैनात किया जाए, यानी कि ग्रुप सी आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी के मदों में से कौन सा केवल रिकॉर्ड के लिए एकत्रित किया जाता है और कोई सत्यापन नहीं किया जाता? वयस्कों के मामले में माता पिता के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्न में से कौन परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए चाहिए? पीओआर दस्तावेज सत्यापित करने के लिए चाहिए। अगला ट्रू फॉल्स है, जब परिवार के नामांकन करवा रखे हों तो परिवार के मुखिया को हमेशा परिवार के सदस्य के साथ जाना चाहिए। तो ये सत्य है। परिवार के मुखिया आधारित सत्यापन के मामले में मूल्यांकन अद्यतन फॉर्म में परिवार के मुखिया का विवरण सत्यापित करना अनिवार्य नहीं है। ये झूठ है, उसे सत्यापित करना ही होगा। परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में संबंधों के विवरण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। ये झूठ है, उसमें उल्लेख करना होता है। अगला क्वेश्चन है, परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में अतिरिक्त जानकारी के रूप में केवल परिचयकर्ता का नाम आवश्यक है। ये झूठ है। अगला क्वेश्चन है, आधार के लिए एक निवासी का नामांकन करने के लिए धर्म और जाति नोट करना अनिवार्य है। ये भी झूठ है, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं होती। परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में परिवार के मुखिया के आधार नंबर को उसके आधार पत्र के नामित सत्यापित किया जाना चाहिए। तो ये सत्य है। आवासीय पता एक अतिरिक्त जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के लिए आवश्यक है। ये झूठ है। निम्नलिखित में कौन एक परिचयकर्ता हो सकता है? पंजीकरण के कर्मचारी। नाम एक जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। सत्य। लिंग एक जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। ये भी सत्य है। ऑपरेटर को निवासी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लेना चाहिए और उसे पंजीकरण प्रारूप में दर्ज करना चाहिए। वैसे तो ये भी सत्य है, पर इसमें झूठ पे सही बताया गया है। ऑपरेटर को निवासी का, पर बहुत सारे के पास मोबाइल नहीं होता तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक ऑपरेटर को हर दिन नामांकन की शुरुआत में जीपीएस निर्देशक पर कैप्चर करना चाहिए। तो ये सत्य है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे के अलावा नामांकन से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों से निम्न में से कौन सी जनसंख्या जानकारी एकत्रित की जाएगी? तो इसमें तीसरा है नाम, जन्मलिंग, जन्म तिथि, आवासीय पता। अगला क्वेश्चन है, एक निवासी बख्तियार राहुल शर्मा ने नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया है। निम्न में से कौन सी प्रणाली उसका नाम दर्ज करने के लिए सही रास्ता है? तो इसमें तीसरा है ये बख्तियार राहुल शर्मा, यानी कि जो पूरा नाम है वही लिखा जाएगा, ना कि शॉर्ट वाला लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुकुमार राजपाल ने आपसे आधार के लिए नामांकन करने के लिए संपर्क किया है। आप पाते हैं कि उसके स्नातक प्रमाण पत्र जो पीओके के रूप में प्रस्तुत किया जाता है में सुकुमार राजपाल है, जबकि बिजली का बिल जो पीओए के रूप में प्रस्तुत किया जाता है उसमें सुकुमार पाल है। इस मामले में आधार पंजीकरण प्रारूप में कौन सा दर्ज किया जाना चाहिए? तो इसमें निवासी द्वारा घोषित, यानी कि अगर वो चाहे तो अपने जो मार्कशीट में लिखा हुआ है उसे कर सकता है, या फिर बिजली के बिल वाला, जो भी उसे अच्छा लगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक ऑपरेटर को क्या सुनिश्चित करना चाहिए कि अपना दिन शुरू करने से पहले? एक, सुनिश्चित करें कि सिस्टम पर दिखाई दे रहा दिनांक और समय वैधानिक दिनांक और समय है, यानी कि ये सही है। अगला है, जीपीएस को ऑर्डिनेट कैप्चर करे, ये भी सही है। क्षेत्र में सभी निवासियों को एसएमएस भेजे, ये गलत है। सुनिश्चित करें कि स्टेशन लेआउट प्राधिकरण के दिशा निर्देश के अनुसार है, ये भी सही है। यानी कि तीसरा छोड़ के इसमें बाकी सभी हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण पंजीयकों को निवासियों से जनसांख्यिकी जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने हेतु सुविधा शुल्क राशि जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक न हो प्रभारी करने के लिए अधिकृत कर सकता है, यानी कि इसमें पहला वाला सही है। निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अधिकृत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसमें है पहला, अपडेट क्लाइंट लाइट, आदतन क्लाइंट लाइट। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार 5 साल आयु और 15 वर्ष आयु प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण को बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट की जानी चाहिए, जो कि बच्चों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। यानी कि आप रखेंगे इसे 5 साल से ऊपर, 15 साल से नीचे। अगला क्वेश्चन है, नामांकन द्वारा आदतन प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? नामांकन या आदतन पत्र अपलोड कर दिया गया है, समर्थित दस्तावेज और हस्ताक्षर क्लिप अपलोड किए जाते हैं, सभी दस्तावेज नामांकन के बाद निवासियों को वापस करें, दिए गए सभी उपविकल्प, यानी कि ये सभी के सभी ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है, एक CELC ऑपरेटर की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? तो उसमें दूसरा वाला ठीक है, केवल नामांकन या अद्यतन करना, बाकी उसका कोई काम नहीं है। निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक विवरण को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसमें दूसरा सही है, CELP। निम्नलिखित में सॉफ्टवेयर में से कौन सा जनसंख्या बायोमेट्रिक विवरण को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसके लिए दूसरा वाला सही है, ECMP। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमाण पत्र से कौन सा एक CELC ऑपरेटर ने प्राप्त किया होना चाहिए? तो इसमें तीसरा ठीक है, CLE ऑपरेटर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता के बारे में सही है? तो इसे देख लेते हैं। इसमें जो है, परिचयकर्ता एक रजिस्ट्रार से जुड़ा हो, ये सही है। परिचयकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। परिचयकर्ता परिवार का मुखिया होना चाहिए, ये गलत है। परिचयकर्ता 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, ये भी ठीक है। और परिचयकर्ता केवल पंजीकर्ता के कार्य क्षेत्र में लोगों का परिचय करा सकते हैं, ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है। सत्यापनकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि पीओए दस्तावेज में अंकित नाम पीओआई दस्तावेज में अंकित नाम के साथ मेल खाता है, तो ये सच है।
किसका नाम केयर ऑफ जगह में दिया जाना चाहिए? परिवार का मुखिया का केयर ऑफ में नाम उसका दिया जाएगा। बच्चे के नामांकन के समय निम्न में से क्या अनिवार्य है? माता पिता का आधार नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिचयकर्ता की तरफ से एक अस्वीकार्य कृत्य है? अपने माता पिता का प्रतिरूपण करने के लिए निवासी की मदद करना। अगला क्वेश्चन है, परिचयकर्ता को एक निवासी के नामांकन का समर्थन करने के लिए आधार क्लाइंट पर अपना बायोमेट्रिक उपलब्ध कराना होगा। तो ये सत्य है। अगला क्वेश्चन है, नामांकन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी कार्य के निर्वहन या जानकारी अपडेट करने के लिए समय समय पर प्राधिकरण द्वारा अन्य सेवा प्रदाताओं को नियुक्त या संकलित किया जा सकता है। ये है निवासी, ये भी ठीक है। प्राधिकरण उपलब्ध करेगा उसका उपयोग कर रजिस्ट्रार एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को CIDR में भेज सकता है। नामांकन एजेंसी कोड। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं और आगे हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।